गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मंजुल पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए, जल्दी से ऑनलाइन आइए आप लोग और बताइए कल कहाँ तक हुआ था। बट उससे पहले जो आपको काम करना है एक वो करिएगा। क्या मिलना चाहिए, अब तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। इतने क्लासेस में हमने कई बार बताया है तो अब बार बार कहेंगे नहीं, बस आप समझ जाइए। जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और बताइए कल क्लास कहाँ तक हुई थी। ग्रुप्स में शेयर कीजिए जल्दी से आप लोग। कल कहने के बाद भी कोई ग्रुप में शेयर नहीं किया था। क्या किया जाए, स्टार्ट किया जाए। कल कहाँ तक हुआ था, कल कहाँ तक हुआ था जल्दी से बताइए। आर्टिकल 19 पढ़ रहे थे ना हम लोग, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 कहाँ तक हुआ था जल्दी बताओ आप लोग। हम लोग भाग 3 पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, जिसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर 18 तक की बात कर ली थी और आर्टिकल 19 चल रहा था। आर्टिकल 19 में हमने क्या बताया था, आर्टिकल 19 जल्दी बताइए कहाँ तक बात हुई थी। हमने बताया था आर्टिकल 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम देता है हमारा कौन, आर्टिकल 19 देता है। ठीक, और इसके तहत मैंने इसके बाद क्या बताए थे, कुछ सब क्लॉज बताए थे। अच्छा हाँ, कल कुछ क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था प्रवीण का, प्रवीण कोई था, उसका एक क्वेश्चन था। उसने पूछा था कि जो इंटरनेट के थ्रू जो व्यापार होता है, जो बिजनेस इंटरनेट के थ्रू ट्रेड होता है, वह किस आर्टिकल के तहत आएगा। तो हमने बताया था कि जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 के 1 का जी पार्ट बताया था मैंने ना, कि ये क्या कहता है, व्यापार और आजीविका का, आप देश में कोई भी व्यापार कर सकते हो। ठीक, तो इसी के अंतर्गत आएगा। आप चाहे इंटरनेट के थ्रू व्यापार करते हैं, मार्केटिंग के थ्रू व्यापार करते हैं, कोई भी करते हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 19 के 1 जी के तहत आएगा। बात क्लियर है यहाँ पर। ये एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन में किसी को डाउट था, क्या कहते हैं वो, किसी को समझना था आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 4, ये क्वेश्चन आया था, फिर से बता दीजिए। तो मैंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति यदि विशेष में कोई उपहार पाता है, या फिर कह सकते हो किसी भी प्रकार का भेंट मिलता है, कोई भी पुरस्कार मिलता है विदेश में, तो वह पुरस्कार वह तभी लेगा जब भारत का राष्ट्रपति उसे परमिशन देगा। भारत के राष्ट्रपति के परमिशन के बिना आर्टिकल 18(4) यही कहता है कि वह पुरस्कार नहीं ले सकता। जो उपाधियों का अंत, जो आर्टिकल 18 था ना, उसके तहत। तो हमने बात की थी, एक क्वेश्चन ये था आर्टिकल 18(4) को लेकर। ठीक, और एक जो बताया मैंने कि इंटरनेट द्वारा बिजनेस, चाहे आप इंटरनेट द्वारा बिजनेस करते हो, ऑफलाइन करते हो, ऑनलाइन करते हो, मार्केटिंग करते हो, ठीक, कुछ भी करोगे तो वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 19 के 1 जी के तहत। ठीक, और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो हमने बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंटरनेट का प्रयोग करना आर्टिकल 19 के 1A के तहत आता है। वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता को दर्शाता है कौन, इंटरनेट दर्शाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, 2019-20 में ही आया था ये। तो हमने कल बात की थी, हमने बताया था, हमने 19(1) की बात की थी, 2 की बात की थी, 3, 4, ठीक, हमने बताया था कि एक 5 है और एक 6 है, ये हमने बताया था ना। जिसमें से हमने बताया था कि इसके भी क्या हैं, ए है,
डी है, सी है, डी, ई, एफ और जी है। ठीक, तो हमने बताया था कि आर्टिकल 19 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है, ठीक, ये किस में है? आर्टिकल 19 के 1 में है। ठीक, और आर्टिकल 19 का 1 भी 6 सब क्लॉज में बटा हुआ है। वो क्या है? 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी, 1 का ई, एफ और जी। और मैंने ये भी बताया था कि एफ प्रेजेंट टाइम में वेरी नहीं करता, मतलब इसे समाप्त कर दिया गया है। बात क्लियर है यहाँ पर? और इसमें हमने क्या बताया था? ए में हमने लिखवाया था वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा बी मैंने बताया था कि शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सी मैंने बताया था कि आप कहीं भी कोई यूनियन बना सकते हो, कोई समिति बना सकते हो, एसोसिएशन बना सकते हो, कोई भी ग्रुप बना सकते हो। किसके तहत? 19(1) के सी के तहत। डी में मैंने बताया था कि आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, अबाध भ्रमण का अधिकार दिया गया है। किसमें? डी में दिया गया है। ई में हमने बताया था कि आप देश में कहीं भी निवास कर सकते हो। ठीक, ये हमने बताया था, ई में बताया था। एफ जो पहले संपत्ति का अधिकार था उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था, ये भी मैंने चर्चा की थी। और जी में बताया था मैंने कि व्यापार व आजीविका चलाने का अधिकार। यहां तक बातें क्लियर थी? 19 का 1 खत्म हो चुका था। बात क्लियर है? अब हमें बात करनी है किसकी? 2 के बारे में, 3 के बारे में, 4, 5, 6। और ये क्या है कि जो ये 19 के 1 में ये सारी बातें कही गई हैं, इनका निर्बंधन कैसे किया जाए? निर्बंधन का मतलब है कि इन्हें रोका कैसे जा सकता है या इन अधिकारों को समाप्त कैसे किया जाएगा। देखिए, आपको पता होगा कि जब इमरजेंसी लगाई जाती है, आपातकाल लगाया जाता है, तो सबसे पहले जिस आर्टिकल को समाप्त किया जाता है, जिस मौलिक अधिकार के आपको समाप्त किया जाता है, वो क्या होता है? आर्टिकल 19 होता है। जैसे ही इमरजेंसी लगाई जाती है, इमरजेंसी की घोषणा की गई 352 के तहत, 356 के तहत, तो सबसे पहले आपका अगर कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है आपसे, तो वह होता है आर्टिकल 19। बात समझ में आई? कि जो आपके कहीं भी कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता थी, वाक अभिव्यक्ति थी, उसे समाप्त कर दिया गया। आप कहीं भी घूमने को, कहीं भी निवास करने की जो कुछ प्रकार की स्वतंत्रता थी, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्योंकि आप सम्मेलन नहीं बुला सकते हो, आप ग्रुप नहीं बना सकते हो। ठीक, तो यही सबसे पहला आर्टिकल होता है जो आपसे छीना जाता है। ठीक, अब हमने बताया कि जो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, वो निर्बंधन करता है। और निर्बंधन किसका करता है? इन सब का करता है, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का और जी का। ठीक, तो आप लोग लिखिएगा कि आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2, 3, 4, 5 तथा 6, ऐसे लिखिए सेंटेंस बना के। आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज 4, सब क्लॉज 5 तथा सब क्लॉज 6 आर्टिकल 19(1) के तहत मिले स्वतंत्रता का निर्बंधन करता है। बात यहां तक क्लियर है? आप लोग इसे लिख लीजिएगा, रोक के वीडियो को पॉज करके बाद में इस सेंटेंस को लिख लीजिएगा। सेंटेंस क्या है फिर से सुन लीजिए। सेंटेंस आपको ऐसे लिखना है, आर्टिकल 19 का 1 आपने लिख चुके हैं, आप लोग इन सब के बारे में लिखे होंगे। फिर आप लिखोगे कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 ऐसे लिखोगे, अनुच्छेद 19 का 2, अनुच्छेद 19 का 3, 4, 5 तथा 6 फिर कॉमा लगाइएगा। अनुच्छेद 19(1) के तहत मिली हुई स्वतंत्रता का निर्बंधन करता है। बात समझ में आई? यहां तक लिमिटेशन लगाता है। निर्बंधन का मतलब समझ लीजिए, लिमिटेशन लगाता है, सीमा निर्धारित करता है। फिर हेडिंग डालिएगा, निर्बंधन के कारण। हेडिंग क्या डालिए? निर्बंधन के कारण।
और निर्बंधन के कारण क्यों निर्बंधित किया जाता है? तो पहला लिखिएगा निर्बंधन का कारण, पहला लिखिएगा, बातें यहां तक समझ में आ रही है ना? लिखिए निर्बंधन का कारण, पहला कारण लिखिए, लिखिए भारत की प्रभुता, पहला कारण भारत की प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए, को बनाए रखने के लिए, यह पहला कारण है कि जो भारत की प्रभुता है और जो अखंडता है, बस समझ में आई? आर्टिकल 19(1) के तहत आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन कुछ आप ऐसा ना बोल जाएं कि जिससे भारत की अखंडता क्या हो, अखंडता पर असर पड़े। तो आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ बोलेंगे तो 19(2) के तहत क्या किया जाएगा? आप पर निर्बंधन लगाया जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो आपकी बोलने की स्वतंत्रता है उस पर क्या लगा दिया जाएगा? निर्बंधन लगा दिया जाएगा। किसके तहत? 19 के सब क्लॉज 2 के तहत। बात क्लियर है यहां तक? अब निर्बंधन का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक। दूसरा कारण लिखिए, दूसरा कारण लिखिए, राज्य की सुरक्षा के लिए। बात समझ में आई? दूसरा कारण क्या है? राज्य की सुरक्षा के लिए। बात समझ में आ रही है? तीसरा कारण जनता के हित में। तीसरा कारण क्या होता है कि निर्बंधन लगाया जाएगा अगर किसी आर्टिकल, किसी स्वतंत्रता का आप प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग से किसी आम जनता का अहित होता है तो उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। बातें समझ में आई? ये सारी बातें कही गई हैं 19 के सब क्लॉज 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। ठीक। चौथा लिखिए, चौथा लिखिए राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में। ठीक। पांचवा लिखिए न्यायालय की अवमानना पर। न्यायालय की अवमानना पर, अवमानना पर। यह बात आपको समझ में आ रही है? न्यायालय कोई फैसला देता है, आपका कोर्ट कोई फैसला देता है और उसे कोई मानने को तैयार नहीं होता है, तब भी आर्टिकल 19 को क्या किया जाएगा? निर्बंधित किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया और मान लीजिए उस फैसले का क्या किया जाए? अवमानना की जाए कि हम इसे नहीं मानेंगे। तो आर्टिकल 19(1) के तहत, जो आर्टिकल 19 के 1 में जो जो स्वतंत्रता दी गई है, तो अगर संसद को समझ में आती है तो इसके तहत यह निर्बंधन लगाकर आपकी स्वतंत्रता को क्या किया जाएगा? सीमित किया जाएगा। ठीक। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखिएगा और इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा। और नोट होगा क्या? यष्टि के, केवल यष्टि के हितों के संरक्षण के लिए। संरक्षण के लिए। और ये खासकर पूछा गया है, हम बता दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने निर्बंधन हैं इसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कोई तो ये क्या है? एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति। ठीक।
तो एसटी के हितों के संरक्षण के लिए आप पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, और ये आप लिख लीजिएगा कि ये लगाया जाता है आर्टिकल 19 के 5 के तहत। आर्टिकल 19 के 5 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति के हित के लिए, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 19 में जो आपको स्वतंत्रता दी गई है, ये समाप्त की जा सकती है। आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, पूर्वोत्तर राज्य है, पूरा किसके संबंधित है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए तो आप प्रत्येक स्थान पर आप घूम नहीं सकते हैं। यह सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहां पर कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं कि जिनके बीच में आप जा नहीं सकते हो, जबकि वो क्या है? भारत का हिस्सा, आपके संघ का हिस्सा है। और आर्टिकल 19 ही कहता है क्या? कि भारत में आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी आप बस सकते हो, लेकिन अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है वहां पर आप घूम नहीं सकते हो। मुझे उस क्या कहते हैं, एक द्वीप का नाम नहीं याद आ रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। वहां पर स्थिति यह है कि जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, तो बीच में एक जंगल पड़ता है, जंगल पड़ता है, तो जंगल से होकर गाड़ियां निकलती हैं, और उसी जंगल में एक जनजाति रहती है, उसी जंगल में एक जनजाति रहती है। तो वहां पर दिक्कत इतनी है कि अगर 4-6-10 गाड़ियों को निकलना होगा, तो पहली बात तो ये जान लो कि गाड़ियां फुटकर में नहीं निकल सकती हैं, कि ऐसा नहीं है कि जब जिसका मन करे वो गाड़ी निकल गई। तो वहां पर कोई भी घूमने के लिए या कभी आप जाओगे तो होता क्या है कि एक फिक्स टाइम है, एक फिक्स टाइम है, कुछ जंगल से होकर गाड़ियां गुजरेंगी, ठीक, और गाड़ियों का फिक्स टाइम है। जैसे मान लिया जाए कि वह गाड़ी दोपहर में 12 बजे निकलनी है, तो उसके पहले जितनी भी गाड़ियां आएंगी, एक गेट है और उसी गेट पे सारी गाड़ियां खड़ी होती जाएंगी, और जैसे ही 12 बजेगा आगे आर्मी की गाड़ी होगी, बीच में भी आर्मी की गाड़ी होगी और पीछे भी आर्मी की गाड़ी होगी, और विदाउट एनी हॉर्न की, किसी प्रकार का हॉर्न नहीं बजाना है। ये इस जो जंगल का एरिया है, इस बीच किसी प्रकार का हॉर्न यूज नहीं करना है, और किसी भी कंडीशन पर यह गाड़ी इस जंगल के बीच में रुक नहीं सकती है, किसी भी कंडीशन पर। और ऐसे ही इधर बैरियर लगाया गया है। तो कहने का मतलब है यह जो क्षेत्र है, यह क्या है? पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया है। यहां पर एक जनजाति रहती है, और उन जनजातियों का सीधा सीधा कहना है कि ना तो आप हमारे बीच में आओगे, ना तो हम आपके बीच में जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि यहां से जब गाड़ी चलती है तो यहां गेट पे गाड़ी सारी खड़ी होंगी, 10, 15, 20 जो गाड़ी इकट्ठा हो जाएगी। एक फिक्स टाइम पर आर्मी गाड़ी को आगे लेकर चलती है, एकदम पूरा फोर्स लगी रहती है गाड़ियों के आसपास, और वो ये जंगल क्रॉस कराते हैं, और जंगल के बीच में ना तो कोई गाड़ी वाला हॉर्न बजा सकता है, ठीक, ना तो कोई गाड़ी रुक सकती है। यहां तक होता है, कहा जाता है कि अगर गाड़ी का टायर वगैरह पंचर हो जाता है, टायर फट जाता है, तब भी ड्राइवर को यही रहता है कि कैसे कैसे करके जंगल को पार कराओ। अगर जंगल के बीच में रुके तो जनजाति आप पर हमला कर देंगे। बात समझ में आई? क्योंकि वो डरते हैं, वो गाड़ियों से डरते हैं, उसकी आवाज से डरते हैं, आपसे डरते हैं, हमसे डरते हैं। तो यही सब क्या है? निर्बंधन है। अब आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी कि जो आर्टिकल 19 के 1 में मैंने ABCDEFG बताया था, बात क्लियर है? उसी का निर्बंधन किया गया है कि इसमें 19 के 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में निर्बंधन किया क्यों जाता है? अगर देश की प्रभुता व अखंडता की बात होगी तो निर्बंधन किया जाएगा आपके अधिकारों का। अगर राष्ट्र की सुरक्षा की बात होगी या राष्ट्र के हितों की बात होगी, न्यायालय की अवमानना होगी, या आम जनता के हित में कोई फैसला होगा, या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हमने बताया क्या? अनुसूचित जनजाति। अगर इनसे संबंधित
इनसे संबंधित कोई किसी प्रकार का भी संरक्षण होगा, इनके हितों से संबंधित, तो आपके सभी प्रकार के स्वतंत्रताएं समाप्ति कर दी जाएंगी। और वो किसके तहत? आर्टिकल 19 के 5 के तहत। यह एग्जाम में पूछा गया है, निर्बंधन का यही एक पूछा जाता है एग्जामों में और बार बार पूछा जाता है। बात समझ में आई? जैसे आपको पता होगा कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, किसके तहत? आर्टिकल 370 के तहत। तो ऐसे ही एक आर्टिकल है 371, शायद आप लोगों को पता भी होगा कि आर्टिकल 371 के तहत आप पूर्वोत्तर राज्यों में भी जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते हो। सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, वहां पर घूमने जाने के लिए वीजा जरूरत होती है, वीजा बनवाना पड़ता है, कार्ड बनवाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हम कितने दिन यहाँ पर रुकेंगे, क्यों आए हैं घूमने के लिए और किस एरिया में घूमेंगे, ये भी बताना पड़ता है, एरिया भी बताना पड़ता है। और इस एरिया के बाहर अगर आप बाहर गए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रही? ये किसके तहत है? आर्टिकल 371 के तहत है। ठीक, आर्टिकल 19 समझ में आया है? आर्टिकल 19 समझ में आया होगा तो जल्दी से यस लिखिए। किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो बताइए। यही है आर्टिकल 19। बातें क्लियर है यहां तक? आर्टिकल 19 कंप्लीट है ना? हम आगे चलें। अब हमें बात करनी है आर्टिकल 19 में दो बातों पर। एक मैंने कहा था राजद्रोह और दूसरा बताया था प्रेस की स्वतंत्रता। और एक बात जानिए, जो सूचना का अधिकार होता है, जो आरटीआई होता है, वो एक विधायी अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। बात क्लियर है? जब अधिकार और सारे अधिकार पढ़ाएंगे तो बात करेंगे हम राइट टू इंफॉर्मेशन की, आरटीआई की जो सूचना का अधिकार होता है, तो हम इसे इरेज कर रहे हैं। अब एक विवाद का विषय है और वो है राजद्रोह। वो क्या है? राजद्रोह है। आप जानते हो, पहली बात तो ये जानो कि राजद्रोह आपके मौलिक अधिकारों का विषय नहीं है। बात समझ में आई? राजद्रोह आपके मौलिक अधिकारों का विषय नहीं है। और आपको पता भी होगा, कल काफी लोगों का कमेंट भी आया था कि जो राजद्रोह है वह आईपीसी, जो हम लोग आईपीसी यूज करते हैं 1860 का आईपीसी 1860, इसकी एक धारा है, इसकी एक धारा है। और वो धारा कौन सी है? 124A। 124A या 124(1) भी लिख सकते हो, का भी लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। तो आईपीसी जो हम लोग 1860 का यूज करते हैं, उसकी धारा 124A में बात कही गई है, परिभाषा दी गई है किसकी? राजद्रोह की। बात समझ में आई? अब इसका संबंध आर्टिकल 19 से कैसे है, हम यही बताएंगे। तो हुआ क्या कि आर्टिकल 19 का एक क्या, आर्टिकल 19 के 1 का ए क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है कौन? आर्टिकल 19 का 1। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? राजद्रोह के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक, जानने लायक है, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजद्रोह। क्योंकि आप देखते होंगे कि बार बार किसी पर भी राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है, ठीक, बट राजद्रोह इतनी आसानी से प्रूफ नहीं होता है, ठीक, बहुत लंबा टाइम लगता है राजद्रोह प्रूफ होने में। तो हुआ क्या कि आर्टिकल 19 के 1 का ए क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मतलब बोलने तथा एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता देता है कौन? 19 के 1 का ए कहता है, ठीक। और आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। तो अब मामला ये गया कि ये कहा गया कि राजद्रोह, जो राजद्रोह की परिभाषा है,
ये आर्टिकल 19 के 1 का जो ए है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसे क्या करता है, रोकता है। बात समझ में आई? उसे प्रभावित करता है कौन, राजद्रोह प्रभावित करता है। ये एक मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और यह मामला संबंधित क्या था, ठीक। तो पहले तो ये जानो कि एक टॉपिक ही बन जाता है ये कि राजद्रोह वर्सेस, मतलब राजद्रोह बनाम वाक तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समझ लीजिए एक प्रकार का विवाद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि राजद्रोह बनाम, ठीक, एक मुकदमा गया, और यह मुकदमा किससे था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केदारनाथ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केदारनाथ, और ये केदारनाथ बनाम बिहार राज्य। ठीक, एक मुकदमा पहुंचता है कहां, सुप्रीम कोर्ट में। एक मुकदमा पहुंचता है कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में, केदारनाथ बनाम बिहार राज्य। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया, इससे पहले भी ये हुआ था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने तो एक बार संसद में कह दिया गया था कि राजद्रोह को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? और जब केदारनाथ का मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो केदारनाथ का यही मामला था कि राजद्रोह को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। बात समझ में आई? तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जो डिसीजन दिया था, वो डिसीजन बहुत अच्छा था। अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो डिसीजन बहुत अच्छा था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मामला ये था कि राजद्रोह जो था, ये नहीं कि राजद्रोह खत्म कर दिया जाए। ठीक, राजद्रोह को खत्म या ना खत्म करने वाली बात नहीं थी। ये था कि राजद्रोह को क्या माना जाता था, अपराध माना जाता था। राजद्रोह क्या है भारत में, अपराध है, आज भी है। तो मामला ये था कि राजद्रोह को अपराध ना माना जाए, यही मामला गया था सुप्रीम कोर्ट, यही बात थी। ठीक, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो केदारनाथ बनाम बिहार राज्य केस था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राजद्रोह को अपराध माना जाएगा। बात समझ में आई? राजद्रोह को अपराध माना जाएगा, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि सरकार का विरोध करना राजद्रोह नहीं कहलाएगा। आप सरकार से अगर नाखुश हैं, आप उसका विरोध करते हैं, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, वह राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आ जाता। यह कहना था उसी समय किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का सीधा सीधा कथन था कि राजद्रोह, जो राजद्रोह है, ये क्या करेगा कि अगर सरकार का आप विरोध करते हैं, ठीक, आप अगर सरकार के किसी कार्य से खुश नहीं हैं और उसका विरोध करते हैं, तो यह राजद्रोह के अंतर्गत नहीं होगा। बात समझ में आई? और आपने कल समझ लिया इंडियन गवर्नमेंट ने एक काम किया होगा, आप सबको पता है। ठीक, वो क्या किया है, चाइना के 59 ऐप्स को क्या किया है, भारत में बैन किया है। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जान लीजिए, करंट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये होगा कि क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, कभी हाल ही में भारत सरकार ने किस नियम के तहत या किस धारा के तहत चाइना के 59 ऐप को, 59 ऐप्स को ब्लॉक किया है या बैन किया गया है भारत में? अगर किसी को पता हो, मुझे तो पता है, यह आज समझिए आज का क्वेश्चन है, और ये सब को आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। आप गूगल करिए या फिर कहीं से करिए, और जो भी जवाब आया क्वेश्चन का आंसर हम कल बताएंगे। बात समझ में आई? अब मैंने सोचा है कि पर डे आपको एक क्यूज देंगे, आप क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। कल ही भारत ने चाइना के 59 ऐप्स को भारत ने बैन किया है, बैन कर दिया है भारत सरकार ने। तो आपको यह बताना है कि यह किस अधिनियम के तहत, किस धारा के तहत इन ऐप्स को ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है। ये आपका आज का क्वेश्चन है।
बात समझ में आई? और कोशिश की जाएगी, आज ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा कि आपकी यूट्यूब चैनल पर या आपके ग्रुप में जितने भी आपसे ग्रुप्स हैं वहां पर एक क्वेश्चन पर डे का दिया जाएगा, जैसे होगा आज का सवाल, ठीक, और उसका आपको आंसर देना होगा वहां पर। तो आज का क्वेश्चन यही है कि किस धारा के तहत इस 59 ऐप्स को क्या किया गया है, ब्लॉक किया गया है, बैन किया गया है भारत में। जिसको पता हो अभी जवाब दीजिए, या फिर आप गूगल करिए, कहीं से भी लाइए आंसर, बट आंसर लाइए। बात समझ में आई? चलिए, तो आर्टिकल 19 की ये बातें थी, राजद्रोह की बात हम कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का विरोध करना राजद्रोह नहीं होगा। बात समझ में आई? कि आप सरकार का विरोध कर सकते हैं और इसे राजद्रोह के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह एक कानून की श्रेणी में ही माना जाएगा। बात समझ में आई? कि राजद्रोह आईपीसी का हिस्सा रहेगा। आईपीसी की धारा 124A जो कहती है, राजद्रोह की जो परिभाषा देती है, वो अभी भी रहेगी। और यदि सरकार के विरुद्ध आप किसी भी प्रकार का हिंसात्मक या भड़काऊ काम करते हैं, कोई भड़काऊ बयान देते हैं, कोई भड़काऊ सम्मेलन करते हैं, तो उसे राजद्रोह के अंतर्गत लाया जाएगा। ये बात कही गई थी किसमें? जब केदारनाथ बनाम बिहार राज्य का केस गया था, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आई? तो आप नोट करके एक बात लिख लीजिएगा कि सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कि आप सरकार का विरोध करते हैं, जैसे हमने बताया ना 59 ऐप्स को क्या किया गया, बैन किया गया। तो आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं कि सरकार ने ऐसा गलत किया है, सरकार ने ऐसा सही किया है। आप सरकार का विरोध कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि आप कोई हिंसात्मक कार्य करिए, आप कोई भड़काऊ बयान दीजिए, या आप कोई ऐसा सम्मेलन बनाइए, बुलाइए जो जनता के हित में ना हो, जिससे आम जनता प्रभावित हो, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को, राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र की संप्रभुता को असर पड़े। और अगर ऐसा होगा तो आपको राजद्रोह के अंतर्गत क्या माना जाएगा? अपराधी माना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि राजद्रोह को अब भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, परंतु सरकार की आलोचना करना, सरकार की बातों को क्रिटिसाइज करना अपराध नहीं होगा। बात समझ में आई? राजद्रोह का मामला समझ में आया? जल्दी बताइए। अब देखिए, कन्हैया कुमार के मामले में क्या हुआ था। आपको पता होगा कि जेएनयू में जो एक लड़के का किडनैप हुआ था, लड़का किडनैप हुआ था, उसी के विरोध में जेएनयू में प्रदर्शन चल रहा था, ठीक। लेकिन उसी प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो भारत की अखंडता, जो भारत की संप्रभुता थी, उसे क्या करता है? प्रभावित करता है। अब उन सब का लीडर था कन्हैया कुमार। तो भारत सरकार ने उस पर क्या लगाया? राजद्रोह का मुकदमा लगाया। बात समझ में आ रही है कि जेएनयू में यही हुआ था। एक नॉर्मल एक क्या चल रहा था? प्रदर्शन चल रहा था, क्योंकि एक लड़का गायब हुआ था, किडनैप हुआ था। तो पुलिस के खिलाफ, जेएनयू प्रशासन के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था, एक धरना चल रहा था जेएनयू में। और वो धरना कई दिनों तक चला था। लेकिन उसी धरने के दौरान कुछ ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो भारत की अखंडता को, भारत की संप्रभुता को ठीक क्या करता है? प्रभावित करता है। अब चूंकि उस धरने का, उस सम्मेलन का लीडर कौन था? कन्हैया कुमार थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने उन पर क्या लगाया? राजद्रोह का मुकदमा लगाया। अब अभी भी वह मामला कोर्ट में है और प्रूफ नहीं हुआ है। प्रूफ होगा तो आपको पता भी होगा, मैंने बताया भी था, यदि किसी व्यक्ति पर राजद्रोह साबित हो जाता है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता को भी छीन सकती है। मैंने ये बताया भी था कि भारतीय संसद उसकी नागरिकता को भी छीन सकती है, देश से निकाल भी सकती है, ठीक। उम्र कैद वगैरह जो कुछ होगा वो तो एक अलग ही बात है। सजा का प्रावधान जो आपके आईपीसी में हुआ वो उसके तहत किया जाएगा।
ठीक। अब एक बात आती है किसकी, हमने और कौन सी बात की थी, प्रेस के बारे में, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, तो होता क्या है कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा ने एक बात कही कि क्या प्रेस को अलग से कुछ स्वतंत्रता दी जाए। जैसे यह बात आई कहां से, उठी कहां से, अगर आप अमेरिका के संविधान को देखेंगे, या आप अमेरिका का संविधान, पहले अपने देश का संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक, कभी मौका मिला तो अमेरिका के संविधान पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप अमेरिका के संविधान को देखते हैं तो अमेरिका के संविधान में प्रेस को अलग से सुविधाएं दी गई हैं। प्रेस मतलब मीडिया को, बात समझ में आ रही है, प्रेस को अलग से कुछ स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान सभा का ही कुछ लोगों का मत था कि भारत में भी प्रेस को कुछ अलग से स्वायत्तता दी जाए। क्यों उठी थी बात, क्योंकि आपको पता भी होगा, हिस्ट्री में एक टॉपिक भी होता है कि अंग्रेजों के समय में भारतीय प्रेस की भूमिका, ठीक, किसी भी देश में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अमेरिका के संविधान में मीडिया को कुछ अलग से प्रावधान दिए भी गए थे। तो भारतीय संविधान सभा का भी कहना था कि भारत की मीडिया को, जो भारत की प्रेस है, कुछ उसे अलग से सुविधाएं दी जाए, कुछ और अधिकार उन्हें दिए जाएं। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि मीडिया को अलग से कुछ अधिकार देना मेरे समझ के बाहर है, ठीक। और उन्होंने कहा कि क्या जरूरत है प्रेस को भी सभी के अंतर्गत लाया जाए, जैसे देश के सारे नागरिक एक समान हैं, वैसे प्रेस भी एक समान होनी चाहिए। और फिर किया क्या गया कि जो प्रेस था, भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता है, आप लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक। तो ये कहा गया कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19(1) का, ठीक, आर्टिकल 19 के 1 जो सारे प्रावधान है, उसी के अंतर्गत रखा गया, किसे, प्रेस को भी रखा गया। बात समझ में आई। और जो आर्टिकल 19 का 2 है, जो आर्टिकल 19 का 2 जो निर्बंधन की बात करता है, जो किसकी बात करता है, निर्बंधन की बात करता है, वो लागू होगा किस पर, प्रेस पर भी लागू होगा। तो जो 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता आपको मिली है, जो स्वतंत्रता हमें मिली है, वही सेम स्वतंत्रता किसे मिली है, प्रेस को भी मिली है, जो भारतीय मीडिया है। और अगर इस पर निर्बंधन की बात करें तो जो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 2 में लिखा गया है कि देश की अखंडता व संप्रभुता की बात की गई है, राज्य की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और जनता के हित में, इन सब के आधार पर प्रेस पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है। बात क्लियर है यहां पर। इससे संबंधित भी सुप्रीम कोर्ट 2 मामले गए थे। सबसे पहला मामला गया था इंडियन प्रेस न्यूज़पेपर, आप एक न्यूज़पेपर सुने होंगे, इंडियन क्या था, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। एक केस ये गया था और एक केस था साकल पेपर्स मिल लिमिटेड, एक साकल पेपर्स लिमिटेड, ठीक। तो 2 केस गए थे, कहां पर, सुप्रीम कोर्ट गए थे, किससे संबंधित, प्रेस से संबंधित। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो प्रेस है इसे आर्टिकल 19 के 1 के तहत ही स्वतंत्रता प्राप्त होंगी, ठीक। और 19 का जो 2 है उसके तहत क्या होगा, निर्बंधन पर लगाया जाएगा, इसी के अधीन माना जाएगा किसे, प्रेस को। बात समझ में आई। और जो नॉर्मल कानून है, जैसे पर्यावरण संबंधित कानून होंगे, भूमि संबंधित कानून होंगे, जो यह आम जनता पर लागू होते हैं, वही कानून किस पर लागू होंगे, प्रेस पर भी लागू होंगे। तो ये बात होती है किसकी, प्रेस की स्वतंत्रता की। और इसी के साथ
आर्टिकल 19 क्या होता है, समाप्त होता है, जो आपका स्वतंत्रता के अधिकार में पहला आर्टिकल था। आर्टिकल 19 अच्छे से समझ में आया है कि नहीं, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 20 पर। बहुत अच्छे से मैंने एक एक लाइन को समझाया है आर्टिकल 19 में। इसके बाद भी अगर किसी का डाउट है तो वो अपना डाउट पूछ सकता है। मैंने इसके सारे सब क्लॉज की बात की, जितने इससे संबंधित विवाद थे उसकी बात की, हमने राजद्रोह की बात की, आईपीसी की बात की, हमने प्रेस की बात की, और जो भी सुप्रीम कोर्ट मामले गए थे हमने वो भी आपको बताया। अगर आपसे ये पूछा गया, एक क्वेश्चन अगर पूछा गया करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स में ही मान लीजिए क्वेश्चन आया, कभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के प्रयोग को किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार बतलाया है? तो जल्दी बताइए, किस आर्टिकल के तहत बताइए। हमने बताया भी था आपको, इंटरनेट का प्रयोग करना किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार बतलाया है सुप्रीम कोर्ट ने? बताइए आप लोग, किस आर्टिकल के तहत बतलाया है? अभी हाल ही में आया था फैसला, हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब इस बार जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तो वहाँ पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और लगभग 6 महीने 8 महीने तक इंटरनेट या कॉलिंग वगैरह सब बंद थी। तो सुप्रीम कोर्ट याचिका गई थी कि जब देश को डिजिटल बनाया जा रहा है, देश में सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं और हमको इंटरनेट से दूर कर दिया गया है, तो क्या हम देश का हिस्सा नहीं है? क्या इंटरनेट का प्रयोग करना, इंटरनेट पे काम करना, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ। कुछ लोगों का जवाब आया है कि आर्टिकल 19(1) के ए के तहत इंटरनेट क्या है? आपका मौलिक अधिकार है, इंटरनेट का प्रयोग मौलिक अधिकार है, ऐसा कहना था किसका? सुप्रीम कोर्ट का। और ये गया था कहाँ से? जम्मू कश्मीर से गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से इंटरनेट को 6, 7, 8 महीने के लिए बंद कर दिया था। और आपको ही पता होगा कि अभी जब हाल ही में जब राम मंदिर का फैसला आया था तो उससे पहले अपने यहाँ भी हमने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। और स्थिति क्या हो गई थी आप सबको पता है कि बिना इंटरनेट की अब जिंदगी क्या लगती है? अधूरी है। ठीक, आपका फोन कितना भी अच्छा हो परंतु अगर उसमें इंटरनेट ना चल रहा हो तो फोन बेकार है। चाहे आप कभी चेक कर लीजिएगा कि फोन क्या है, कोई मतलब नहीं अगर फोन में इंटरनेट ना हो। फोन हो 60,000 का या फोन हो 5,000 का, इंटरनेट हो तो फोन की वैल्यू है, नहीं तो फोन ऐसे पड़ा रहता है किसी कोने में। सही है या नहीं? बताइए, आप सबने फील किया होगा। मैं अपना खुद का बता रहा कि जब फोन में इंटरनेट नहीं चलता है तो बैटरी 2 दिन चल जाती है और इंटरनेट रहता है तो 100% बैटरी 5 घंटे चलती है। और ये हाल सबका होगा, मेरा ही नहीं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 क्या है? बहुत आसान सा आर्टिकल है। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि यदि आप कोई अपराध करते हैं, आर्टिकल 20 क्या कहता है कि यदि आप कोई अपराध करते हैं तो अपराध का जो दोष सिद्ध होगा
आपने यह अपराध किया है, उसके संरक्षण के संबंध में है किसमें? आर्टिकल 20 में कहा गया है। आपके अपराधों से संबंधित जो कोई भी बात होगी, ठीक, आपको क्या सजा दी जाएगी, किस प्रकार से सजा दी जाएगी, ठीक, गिरफ्तारी को संरक्षण कह सकते हैं आप, गिरफ्तारी के लिए संरक्षण। तो ये सब किसके में है? आर्टिकल 20 में है। तो हेडिंग आ रही है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20। और लिखिए अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण लिख लीजिएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 20 कहता है कि आपके अपराध जो होंगे उसके दोष सिद्धि के संबंध में क्या दिया जाएगा? आपको संरक्षण जिस प्रकार का भी दिया गया है, उसमें क्या किया गया है? उनके बारे में बात की गई है किसमें? आर्टिकल 20 में। और आर्टिकल 20 को फिर बांटा गया है 3 सब क्लॉज में, 1, 2 और 3। यह आर्टिकल 20 है। तब लिखिएगा आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 1। ये तो आर्टिकल 20 की बात थी, जो आर्टिकल 20 का विषय है, किसके संबंधित है। अब उसके जो सब आर्टिकल हैं आर्टिकल 20 के, उसमें बात की गई है अलग अलग प्रावधानों के बारे में। और पहला लिखिएगा भूतलक्षी। ये वाला वो वाला भूत नहीं है, भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। किसी को मतलब पता है भूतलक्षी दंडिक? जो मूल विधि की क्लास लेता हो उसे पता होगा, जिसने मूल विधि की क्लास ली होगी उसे पता होगा भूतलक्षी दंडिक विधियों का मतलब क्या होता है। ठीक, यह जो कभी जिस पर FIR वगैरह हुआ होगा, जिस पर कभी कोई मुकदमा वगैरह हुआ होगा, वो ही बहुत अच्छे से समझता होगा। ठीक, तो आर्टिकल 20 का सब आर्टिकल 1 कहता है कि भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, किसी भी प्रकार का अपराध करता है, तो अब उसे दंड दिया जाएगा। कोर्ट क्या करेगी? उसे दंड देगी। तो कोर्ट जो उसे दंड देगी, वो दंड जो अपराध उसने किया है, मान लीजिए उसने ए समय में, यह दिन था 1 था, ये 2 तारीख को अपराध किया है, तो 2 तारीख में जो भी कानून होगा उसी के तहत उसे क्या किया जाएगा? दंड दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि सेम कार्य के लिए इसने जैसे कोई कार्य किया था, चोरी की थी, कोई भी कार्य किया था, इसी कार्य के लिए अगले महीने या मान लीजिए 2019 की बात है कि 2019 में एक चोरी थी, मान लीजिए चोरी के लिए कोई कानून था और इसके तहत एक व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा दी गई, 2 वर्ष की सजा का प्रावधान था। और इसी कानून के लिए सन 2020 में चोरी के लिए जो कानून था उसे बढ़ा के इसमें सजा का प्रावधान 5 वर्ष कर दिया गया। इसमें सजा का प्रावधान 5 वर्ष कर दिया गया। कार्य दोनों सेम था। तो अब जो नई विधि बन चुकी है, जो नया कानून बन चुका है, अगर किसी ने वह अपराध बैक डेट में किया है तो उसे बैक डेट में उस समय जो भी कानून था उसी कानून के तहत ही उसे दंड दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो कहने का मतलब है कि आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति को उसी विधि के अधीन मुकदमा चलाया व दंडित किया जाएगा जो वो कार्य करते समय प्रचलन में था। बात समझ में आई कि जब उसने कोई कार्य किया था, कोई क्या कहते हैं आपराधिक कार्य किया था, तो उस समय जो विधि जो कानून का प्रावधान था वह कार्य करते समय उसी के तहत उस पर मुकदमा लगाया जाएगा और उसी के तहत उसे दंड दिया जाएगा। यदि बाद में उसी कानून के लिए, उसी आपराधिक कार्य के लिए कोई अन्य कानून बनाया जाता है तो वह कानून उस पर लागू नहीं होगा। यही कहा जाता है भूत लक्षित दंडिक विधियों से संरक्षण। बात क्लियर है? बात को फिर से समझ लो, जान लो। आप लिखोगे इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसी विधि के लिए या उसी विधि के अधीन मुकदमा या दंड दिया जा सकता है, मुकदमा चलाया जा सकता है या दंड किया जा सकता है जो उस समय जब उसने वहां आपराधिक कार्य किया था तो उस समय जो कानून था उसी के तहत ही उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और उसी के तहत उस पर दंड दिया जाएगा। यदि उसी कानून में किसी अन्य वर्ष में बाद में उसी अपराध के लिए कानून को बदल दिया जाता है, सजा का प्रावधान बढ़ा दिया जाता है, तो यह उस पर लागू नहीं होगा। यही कहा गया है आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 1 में। बात क्लियर है? ये एक ही बात को मैंने 3-4 बार बताया है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 20 का सब क्लॉज 2 लिखिए। 20 का सब क्लॉज 2 और लिखिए दोहरे दंड से संरक्षण। लिखिए दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण। आपको नाम से ये चीज बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं होगी। दोहरे दंड से संरक्षण कहने का मतलब है कि यदि आपने एक बार कोई आपराधिक कार्य किया और उस पर मुकदमा चलाया गया और आपको दंड भी दे दिया गया, 14 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 साल, 4 साल के लिए आपको जेल भेज दिया गया, तो बाद में उसी आपराधिक कार्य के लिए आपको पुनः दंडित नहीं किया जा सकता। यही कहता है क्या? दोहरे दंड से संरक्षण का आपको एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। बात समझ में आई? कि आपने कोई एक अपराध किया है, ऐसा नहीं है कि उस अपराध के लिए आपको एक बार दंड दे दिया गया, आपको एक बार सजा सुना दी गई और आपने उस सजा को पूरा भी कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि बाद में न्यायपालिका पुनः आपको दंड दे सकती है। बात समझ में आई? यही कहलाता है क्या? दोहरे दंड से संरक्षण। और तीसरा और लास्ट है वो क्या है? अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। ठीक, आपको बहुत अच्छे समझ भी आ रहा होगा। इसी को कहते हैं आत्म अभिशंसन। बात समझ में आई? इसी को क्या कहते हैं? अपने ही विरुद्ध गवाही देना। अगर पूछा गया इसे एक शब्द में क्या कहोगे, तो इसी को कहा जाता है आत्म अभिशंसन। आप हिंदी में पढ़े भी होंगे। बात समझ में आई? तो अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण है। आपको गवाही देने के लिए क्या किया नहीं सकता, आपको बाध्य नहीं किया सकता कि आपको गवाही देना ही देना है। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं किसमें? आर्टिकल 20 में किए गए हैं। बातें यहां तक समझ में आई? इसके लिए एक मुकदमा भी गया था, कोर्ट गया था, ठीक, वो था क्या कहते हैं, सहेली सरकार बनाम सहेली बनाम
कर्नाटक सरकार, एक मुकदमा गया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि आपको गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है पुलिस। ठीक, आपका मन करता है तो आप गवाही दीजिए, और अपने ही विरुद्ध अगर आपको गवाही देना है तो वो तो इनवैलिड है, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं किसमें? आर्टिकल 20 में किए गए हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताइए। बातें क्लियर है यहां तक? तो ये था हमारा क्या, आर्टिकल 20। तो हमने आज आर्टिकल 19 की बात की। जो आपके सवाल थे, दो सवाल आए थे आपके, एक आर्टिकल 18(4) से संबंधित था और एक इंटरनेट के तहत बिजनेस करने की बात थी। क्वेश्चन आया था आपका, बहुत अच्छा लगा। आपके डाउट आने चाहिए। और ये जान लो, अगर आप रियलिटी में पढ़ रहे हो तो कोई टीचर कितना भी पढ़ाए, वो जितना अच्छा पढ़ाएगा आपके मन में डाउट उतना और अच्छे से आएगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना, आपको बातें उतनी ज़्यादा उसमें से निकलती जाएंगी। ठीक, तो हमने आर्टिकल 19 की बात की और आर्टिकल 20 की बात की। ठीक, हमने स्वतंत्रता के बारे में आपको बताया कि आपको अपराध करने के बाद आपको किस प्रकार की कैसी स्वतंत्रता दी जाएगी, कि आपको किसी अपराध के लिए केवल एक बार ही दंड दिया जा सकता है। आपको अगर दोबारा दंड दिया जाता है तो आप आर्टिकल 20 के सब क्लॉज 2 के तहत आप कहां जाओगे? सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओगे आर्टिकल 32 को लेकर। आप हाई कोर्ट जाओगे 226 को लेकर। अगर बात न्यायिक पुनरावलोकन की होगी तो आप आर्टिकल 13 के तहत कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे। ठीक, तो आज हम यहीं तक बात करेंगे, आर्टिकल 20 तक। और आप लोगों को समझ भी आया होगा। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कल के लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सुभाष कुमार का केस था बिहार सरकार वाला, वो बताएंगे कि जीने का अधिकार, आपको जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ का अधिकार आर्टिकल 21 से कैसे, स्वतंत्रता क्या है, हम सब बात करेंगे किसमें? आर्टिकल 21 में करेंगे। ठीक, और आर्टिकल 22 पढ़ के हम कल खत्म करेंगे क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। और फिर हम आएंगे कहां पर? हमारे तीसरे फंडामेंटल राइट्स में, जो हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। बार बार कहते रहते हैं आप लोगों से, और बार बार कहने से आप लोग करते भी नहीं हो। ठीक, तो आज मैंने इसलिए स्टार्टिंग में नहीं कहा था, आपको केवल थंबनेल दिखाया था कि आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और अपना ख्याल रखो। गुड नाइट, टेक केयर।